नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत सभी टॉपिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत पढ़ने हैं। और केंद्रीय सरकार के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पार्ट 5 में बताया गया है, भाग 5 के अंतर्गत बताया गया है। उस भाग 5 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था केंद्रीय विधायिका के बारे में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जिसको पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। और पार्लियामेंट हम लोगों ने बात किया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर पार्लियामेंट का होता है, बनता है। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव का कार्य क्या है, रूल को बनाना। रूल को कौन बनाता है, तो पार्लियामेंट क्या करता है, रूल बनाता है या रूल का निर्माण करता है, नियमों कानूनों का क्या करता है, निर्माण करता है। उसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कार्यपालिका के बारे में, एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने देखा था कि एग्जीक्यूटिव 2 टाइप्स का होता है। एक एग्जीक्यूटिव होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पोरेरी। जो परमानेंट होता है वह एक बार व्यवस्था में आता है तो व्यवस्था में तब तक व्यवस्था से बाहर नहीं जाता जब तक वह 60 वर्ष की आयु पूरी न कर लो। जैसे IAS, IPS ये एक बार व्यवस्था में शामिल होते हैं तो व्यवस्था में 60 वर्ष से पहले जो है व्यवस्था से बाहर नहीं होते। इनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन का लंबा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। ये अपने एक्सपीरियंस से जो है समय समय पर टेम्पोरेरी जो एग्जीक्यूटिव होता है, जिसको राजनीतिक कार्यपालिका या हम लोग जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, उसको क्या करता है, अपने अनुभवों से, सलाह के माध्यम से क्या करता है, कानून को इम्प्लीमेंट कराता है। तो लेजिस्लेटिव क्या कर रहा है, रूल बना रहा है। एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, रूल को इम्प्लीमेंट कर रहा है ज़मीनी स्तर पे। जुडिशरी, अगर जुडिशरी पे आएंगे तो लेजिस्लेटिव के द्वारा जो रूल बनाया जा रहा है उस रूल का एक्सप्लेनेशन कौन करेगा, जुडिशरी करेगा, न्यायपालिका करेगा कि वह जो रूल बनाया गया है वह संविधान के नियमों के अनुरूप है या नहीं, संविधान के आइडियोलॉजी के अनुरूप है या नहीं, आदर्शों के अनुरूप है या नहीं। अगर आदर्शों के अनुरूप नहीं है तो वैसे कानून को, वैसे रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करेगा। अगर उसमें कुछ पार्ट जो है सिर्फ क्या कर रहे हैं, संविधान का वायलेशन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, तो उस पार्ट को उसमें से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा और पूरे कानून को एज इट इज क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि पार्ट 5 के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर आप पार्लियामेंट में आएंगे तो पार्लियामेंट में एक सबसे बड़ा टॉपिक है, उसका जो है पार्ट है, उसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आइए राष्ट्रपति के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसी फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड प्रेसिडेंट, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड प्रेसिडेंट से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसी से बार बार क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक इसमें करेंगे, पावर्स के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियाँ या राष्ट्रपति का पावर्स हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की शक्तियों में आएंगे तो हम लोग इसके अंतर्गत विधायी शक्तियाँ या जिसे जो है लेजिस्लेटिव पावर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्यपालिका शक्ति जिसे हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यायपालिका शक्ति या न्यायिक शक्तियाँ, इसे हम लोग जुडिशरी पावर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आपातकालीन शक्तियाँ
आपातकालीन शक्ति। तो आपातकालीन शक्ति पे अगर आप आएंगे तो इसको इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। इमरजेंसी में आएंगे तो 3 प्रकार की इमरजेंसी आपको दिखाई देंगे। एक है आर्टिकल 352, 356 एंड 360। तो अगर 352 पे आएंगे, 352 जो है नेशनल इमरजेंसी का बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल का बात करता है। 356 क्या करता है? 356 यह कहता है कि अगर किसी राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, या किसी राज्य की जो कार्य प्रणाली है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वह संविधान के अनुरूप न चल रहा हो, तो वैसे समय राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 356 का यूज करके वहाँ की गवर्नमेंट को, स्टेट की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकता है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अनाउंस कर सकता है। 360 पे आएंगे तो इसमें जो है फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया है। और वित्तीय आपातकाल या फिनेंशियल इमरजेंसी का मतलब यह है कि भारत सरकार के पास पैसा ही न बचे, फाइनेंस ही न बचे कि वह जो है अपने कर्मचारियों का सैलरी दे सके, उसके अलावा वह विकास कार्यों को संपादित कर सके। तो बेसिकली कहने का मतलब फिनेंशियल इमरजेंसी का मतलब कि गवर्नमेंट फिनेंशियल स्तर पे बैंकरप्ट हो जाए, उसके पास पैसा ही न बचे, तो उस समय उस सिचुएशन को हम लोग जो है फिनेंशियल इमरजेंसी के नाम से या जो है वित्तीय आपातकाल के नाम से आर्टिकल 360 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो ये आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इमरजेंसी पावर्स 352, 356 और 360। उसके अलावा आएंगे तो हम लोग देखेंगे वीटो पावर, वीटो शक्तियाँ। तो हम लोग राष्ट्रपति का वीटो पावर्स देखेंगे, वीटो शक्तियाँ इनकी कौन कौन सी हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश शक्ति। तो अध्यादेश शक्ति तो देखा जाए तो ये ऑर्डिनेंस पावर में ही ये जो है लेजिस्लेटिव पावर में ही आएगा, लेकिन अध्यादेश शक्तियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अलग से देखेंगे। आर्टिकल 123, 123। तो अध्यादेश शक्ति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अध्यादेश शक्तियों के बाद हम लोग देखेंगे उसके जो विविध प्रकार के और कार्य दिखाई देते हैं, तो उससे संबंधित कार्यों को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये सभी शक्तियां हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी पावर्स को जो है हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति के पावर्स, तो राष्ट्रपति से संबंधित सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे कि वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कलम साथ लेके बैठें, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट करते चलें, जिससे जब हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप जब रिवीजन करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। और टॉपिक्स आपका फिर से रिवीजन होगा, और टॉपिक्स फिर से रिवीजन होगा तो आपको इसी प्रोसेस से जो है हर टॉपिक्स को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो उस समय अगर पहली बार एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय आपके क्वेश्चन के गलत होने की संभावनाएं बहुत अधिक होंगी। तो एग्जाम में जाने से पहले आप अधिक से अधिक टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्या करें, सॉल्व करें, जिससे क्वेश्चन बनाने के दरमियान जो प्रॉब्लम्स फेस करना होता है वह प्रॉब्लम आपको एग्जाम में फेस न करना पड़े। तो इस क्रम में हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक्स को करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान में किस भाग में बताया गया है, तो किस भाग में बताया गया है, तो इसको जो है भाग 5 के अंतर्गत शामिल किया जाता है, या इसको पार्ट 5 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है, पार्ट 5 के अंतर्गत जो है
राष्ट्रपति के पद को या राष्ट्रपति के जो भी कार्य हैं, जो भी शक्तियां हैं, या जो है राष्ट्रपति के बारे में पार्ट 5 के अंतर्गत बात किया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति को हेड ऑफ कंट्री के नाम से हम लोग जानते हैं, या जिसे आप कह सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष। तो अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। उसके अलावा राष्ट्रपति को हम लोग जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया या भारत का प्रथम नागरिक, तो भारत के प्रथम नागरिक के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति को जानते हैं। तो आपको जो है हम लोगों ने 3 फैक्ट के बारे में बेसिक स्तर पर बात किया कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन से पार्ट में बात किया गया है, तो भाग 5 या पार्ट 5 में बात की गई है। राष्ट्रपति को हेड ऑफ कंट्री के नाम से या जो है राष्ट्राध्यक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया या जो है भारत का प्रथम नागरिक के नाम से भी जाना जाता है। जब जनगणना या सेंसस की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले काउंटिंग जो है, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, जो भारत का पहला नागरिक होता है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, उसी से काउंटिंग क्या की जाती है? स्टार्ट की जाती है। तो आपको जो है ये समझना पड़ेगा बेसिक स्तर पे 3 फैक्ट। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो भारत में आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के स्तर पे आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम या जिसे हम लोग जो है संसदीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो अगर संसदीय व्यवस्था पे आप आएंगे तो संसदीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? भारत में अडॉप्ट किया गया है। तो संसदीय व्यवस्था को भारत में ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। और संसदीय व्यवस्था का मतलब यह है कि जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं, जो लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं, वही मेंबर किसके मेंबर होते हैं? एग्जीक्यूटिव के। तो विधायिका के ही सदस्य जो है किसके सदस्य होते हैं? तो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में आएंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत नाम मात्र की शक्ति या नॉमिनल पावर जो है किसमें होता है? तो राष्ट्रपति में होता है, प्रेसिडेंट में होता है। जबकि वास्तविक शक्तियां होती हैं, रियल पावर जो होता है वह वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो है पीएम या प्रधानमंत्री में क्या होती है? निहित होती है। तो यह जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में चीज़ें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो राष्ट्रपति क्या होगा इसमें? राष्ट्रपति के पास जो है नॉमिनल पावर होंगे, नाम मात्र की शक्ति होगी, जबकि रियल पावर वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में होती है। भारत में सभी कार्य जो है राष्ट्राध्यक्ष के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? तो प्रधानमंत्री के पास जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद के पास आपको दिखाई देगी। उसके अलावा एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे आएंगे या अध्यक्षीय व्यवस्था पे आएंगे तो जो अध्यक्षीय व्यवस्था होता है, अध्यक्षीय व्यवस्था जो है सबसे पहले कहाँ पे पाया जाता है? तो अध्यक्षीय व्यवस्था अमेरिका में दिखाई देता है। कहाँ पे? अमेरिका में दिखाई देता है। अध्यक्षीय व्यवस्था में नॉमिनल पावर या रियल पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसमें सभी प्रकार के पावर किसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो प्रेसिडेंट में होते हैं, राष्ट्रपति में होते हैं। जैसे हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम में बात किया कि लेजिस्लेटिव के ही मेंबर किसके मेंबर होते हैं? एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं, या विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो उसी तरीके से अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आएंगे या जो है अध्यक्षीय व्यवस्था में आएंगे तो यहाँ पे जो
लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं वह एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं होते। दोनों में क्या होता है, दोनों में जो है किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं होता, या कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के मेंबर नहीं होते। उसी तरीके से अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में आएंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे आप आएंगे तो भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का क्या कराया जाता है, इलेक्शन कराया जाता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन कराया जाता है, चुनाव कराया जाता है, और वह चुनाव कैसा होता है तो इनडायरेक्ट होता है। वह चुनाव इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जिस संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का इलेक्शन हो या जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन या चुनाव हो, और वह चुनाव जो है प्रत्यक्ष भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, वह चुनाव अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो वैसी व्यवस्था को हम लोग बोलेंगे संसदीय गणतंत्रीय व्यवस्था। अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, संसदीय गणतंत्रीय व्यवस्था, गणतंत्रीय व्यवस्था। तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत की व्यवस्था कैसी है, तो भारत की व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ रिपब्लिकन सिस्टम भी है, गणतंत्रीय व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे जो हेड ऑफ कंट्री होता है, जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसका इलेक्शन कराया जाता है। जबकि अगर ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो इस कंपेरिजन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जहाँ ब्रिटेन के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट होते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति का पद नहीं पाया जाता है, वहाँ पे महारानी या महाराजा का पद पाया जाता है। तो जो महारानी या महाराजा होते हैं उनका इलेक्शन नहीं होता, वह पद आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक का मतलब कि जैसे कोई महाराजा वहाँ का जो है पद प्राप्त किया है, तो आने वाले टाइम में उसका जो नया जनरेशन होगा उस पद को स्वयं जो है आनुवंशिकता के आधार पर क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए जो है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रिपब्लिकन व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पे महाराजा या महारानी का इलेक्शन नहीं किया जाता। जबकि भारत में राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है इनडायरेक्ट तरीके से। तो इस तरीके से भारत एक गणतंत्रीय व्यवस्था वाला देश या जो है पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन सिस्टम वाला कंट्री है। इस स्तर पे आपको क्या होगा, दिखाई देगा। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में या अध्यक्षीय व्यवस्था में यह पूरी व्यवस्था अमेरिका में दिखाई देती है। उसमें जो है रियल पावर या नॉमिनल पावर कुछ भी ऐसा नहीं होता। अगर होता भी है तो सभी पावर्स जो है प्रेसिडेंट में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में प्रेसिडेंट के संदर्भ में या राष्ट्रपति के संदर्भ में हम लोगों ने बेसिक स्तर पर क्या किया, बात किया। पहले वीडियो में इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो अब आइए हम लोग जो है राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 52 या आर्टिकल 52। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तो यह बात कहाँ पे बताई गई है, आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा
और भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा। देश का क्या होगा? राष्ट्राध्यक्ष होगा। उसके अलावा भारत का या देश का क्या होगा? प्रथम नागरिक होगा। देश का प्रथम नागरिक होगा। देश का प्रथम नागरिक होगा या फर्स्ट सिटीजन ऑफ जो है इंडिया होगा या फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होगा। तो अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका जो है समय समय पे क्या कराया जाएगा? इलेक्शन कराया जाएगा एक टर्म के बाद। तो इसको आपको जो है आर्टिकल 52 के अंतर्गत भारत के एक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगर आप यहीं पे आएंगे आर्टिकल 74 पे अगर आएंगे तो 74 में क्या बताया गया है? 74 में बताया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगा और वह मंत्रिपरिषद क्या करेगा? सहायता और सलाह किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और 75 में अगर आप आएंगे तो वहाँ पे यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये जो अन्य मंत्री होते हैं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं या राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के प्लेजर पे क्या करते हैं? पद धारण करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति तो होगा भारत का एक, लेकिन राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन कार्य करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा? कार्य करेगा। अगर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति के पास 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा एक पावर्स दिया गया कि अगर वह मंत्रिपरिषद के किसी बात से सहमत नहीं है तो वह जो है वैसे मुद्दों को एक बार उनके पास क्या कर सकता है? वापस कर सकता है। लेकिन अगर सेकेंड टाइम फिर वो जो है वैसे मुद्दों को राष्ट्रपति के सामने रखते हैं तो राष्ट्रपति को जो है उस मुद्दों पर क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति अपने इच्छा से कोई कार्य नहीं करता। जैसे अगर आप सुनते होंगे कि राष्ट्रपति जो है इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट कर रहा है या जो है जजों के संदर्भ में अपॉइंटमेंट कर रहा है कोलिजियम के माध्यम से, तो अगर आप वहाँ पे आएंगे तो भले आप पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि उसमें कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? इन्वॉल्व है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे ही जो है क्या कर रहा है? राष्ट्रपति कार्य कर रहा है। तो इसको आपको क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा। तो अगर आएंगे तो आर्टिकल 52 में ये सारी बात बताई गई है। उसके अलावा अगर आप आएंगे आर्टिकल 53, तो आर्टिकल 53 पे अगर आप आएंगे या अनुच्छेद 53 पे आएंगे तो अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में क्या होगी? निहित होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका शक्ति या जिसे हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर के नाम से जानते हैं। अगर आप पावर्स में देखे होंगे तो मैंने फॉर्मेटिंग किया था, उसमें कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बात किया था, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात किया था। तो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? तो वह जो है राष्ट्रपति में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। ये आप क्या करिएगा? ध्यान में रखिएगा। इस बात को कहाँ पे बताया गया है? तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत क्या किया गया है? बताया गया है।
अगर आप जो है एग्जीक्यूटिव के बारे में आएंगे तो एग्जीक्यूटिव से संबंधित फैक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया है। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव 2 टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है टेम्पोरेरी एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव या इसे अस्थाई कार्यपालिका या जो है इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव या प्रशासनिक कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे टेम्पोरेरी एग्जीक्यूटिव जो होता है उसी को हम लोग अस्थाई कार्यपालिका या इसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या जो है इसे राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये टेम्पोरेरी इसलिए होता है क्योंकि इनका जो टर्म होता है, जो इनका कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। तो ये 5 वर्षों के अंतराल पे क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनको टेम्पोरेरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। परमानेंट इनको इसलिए बोला जाता है कि ये क्या करते हैं, एक बार व्यवस्था में आते हैं तो व्यवस्था में तब तक बने रहते हैं जब तक ये सेवानिवृत्त न हो जाए। तो इस आधार पे अगर आप आएंगे तो कार्यपालिका शक्ति जो है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो किस में इन्वॉल्व है, तो वह जो है राष्ट्रपति में क्या है, निहित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो हम लोगों ने 2 फैक्ट के बारे में देखा, 2 आर्टिकल देखा। आर्टिकल 52 में हम लोगों ने बात किया कि आर्टिकल 52 में बताया जा रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का क्या होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा और वह फर्स्ट सिटीजन भी होगा। और 53 में हम लोगों ने बात किया कि संघ जो यूनियन या सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होगा वह किस में निहित होगा, तो वह प्रेसिडेंट में निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। तो नोट करते चलिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद या आर्टिकल 54 के बारे में। अनुच्छेद या अगर आर्टिकल 54 पे आएंगे तो अनुच्छेद या आर्टिकल 54 के अंतर्गत इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बताया गया है, निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। निर्वाचक मंडल का मतलब क्या है? निर्वाचक मंडल का मतलब, इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन कराया जाएगा, प्रेसिडेंट का जब चुनाव कराया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा, तो उस निर्वाचन में निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन कौन से लोग भाग लेंगे। तो ये जो है इलेक्टोरल सिस्टम के अंतर्गत जो भी मेंबर शामिल होते हैं, जो भी लोग शामिल होते हैं, वह जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, चुनाव करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोटिंग करती है, पब्लिक वोटिंग करते हैं, तो पब्लिक वोटिंग नहीं करता, कौन करता है? जो पब्लिक, जो जनता अपने रिप्रेजेंटेटर को चुने होती है, उनका इलेक्शन की होती है, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, एमएलए हो, विधायक हो, या जो है एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। तो ये सभी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं, जो पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा चुने होते हैं, वह जो है राष्ट्रपति के इलेक्टोरल सिस्टम में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग भी करते हैं। तो अगर इलेक्टोरल सिस्टम में आएंगे तो इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब निर्वाचक मंडल में जो है उसमें संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो सभी इलेक्टेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा के क्या करते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर जो है उसके चुनाव में, उसके इलेक्शंस में वोटिंग नहीं करते। सिर्फ कौन से मेंबर वोटिंग करते हैं? जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसके अलावा राज्यों की विधानसभा या राज्यों के जो लोअर हाउस होते हैं,
विधानसभाएं होती हैं, उस लोअर हाउस के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम में भाग लेते हैं। उसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी, तो दिल्ली और पौंडीचेरी की केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। तो अब करंट में पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या था, जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट था, तो स्टेट था तो उसके विधानसभा के सदस्य क्या करते थे, भाग लेते थे। लेकिन करंट में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एक क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में क्या होगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होगा, शामिल होगा। इससे पहले वो स्टेट के रूप में क्या होता था, शामिल होता था। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग जो है 54 के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर 54 में आएंगे आप, तो 54 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल सिस्टम के सदस्यों का प्रावधान करता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, सदस्यों का प्रावधान करता है, सदस्यों का प्रावधान करता है। तो ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निर्वाचक मंडल का मतलब क्या है, निर्वाचक मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम क्या बनाया जाता है, इलेक्टोरल सिस्टम। तो अगर निर्वाचक मंडल के सदस्य या मेंबर पे आएंगे, जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य जो होते हैं, तो अगर मेंबर्स पे आते हैं तो सदस्य दो प्रकार के होते हैं। सदस्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जो सदस्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाचित सदस्य। कौन सा सदस्य होता है, निर्वाचित सदस्य, या जिसको हम लोग जो है इलेक्टेड मेंबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है नॉमिनेटेड मेंबर, या जिसको बोलते हैं मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य या जिसको बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये दो प्रकार के मेंबर होते हैं। जो निर्वाचित मेंबर होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वह निर्वाचित सदस्य जो है डायरेक्ट किससे चुन के आते हैं, तो वह डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा क्या करते हैं, इलेक्ट करके आते हैं। जनता उनको क्या करती है, वोटिंग के माध्यम से क्या करती है, चुनती है। तो अगर निर्वाचित मेंबर में आएंगे तो निर्वाचित मेंबर में जो है कौन होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, जिसे हम लोग जो है सांसद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सांसद के नाम से। और दूसरे होंगे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोग विधायक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विधायक के नाम से जानते हैं। तो अगर निर्वाचित सदस्य में आएंगे तो ये निर्वाचित सदस्य जो है, ये निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम में, इलेक्टोरल सिस्टम या जो है निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन से लोग शामिल होंगे, निर्वाचित सदस्य, एमपी और एमएलए जो होते हैं, सांसद और विधायक जो होते हैं, वह निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो अगर आप लोकसभा में आएंगे तो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन होता है। कौन होता है, दो एंग्लो इंडियन होता है। लेकिन करंट में जो है इसको क्या कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन का पद क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो 12 मेंबर होते हैं, 12 मेंबर या जो 12 सदस्य होते हैं, उनको भी राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेट करता है। और नॉमिनेट जो होते हैं वह जो है विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, आर्ट के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में, लिटरेचर के सेक्टर में, सोशल वर्क के सेक्टर में।
तो ये जो है साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में क्या होते हैं, वो विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे 12 मेंबर्स का जो है राज्यसभा में क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, नॉमिनेशन करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। और अगर आप आएंगे राज्यों की विधानसभा में, तो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का क्या होता है, नॉमिनेशन होता है। तो इस प्रकार ये जो सभी मेंबर्स हैं, ये सभी मेंबर्स जो है इलेक्टोरल सिस्टम या जो है निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट बनाया जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के सभी सदस्य, दिल्ली, पौंडीचेरी और J&K के सभी सदस्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो सभी सदस्य, ऑल मेंबर शामिल नहीं होते, केवल और केवल जो है नॉमिनेटेड मेंबर जो है शामिल नहीं होते। केवल और केवल कौन शामिल होगा, तो इलेक्टेड मेंबर या निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही शामिल होते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आप आएंगे तो ये हम लोगों ने बेसिक स्तर पर बात किया कि कौन कौन से लोग इलेक्टोरल सिस्टम में शामिल होते हैं, नोट कर लीजिए, फिर इसको हटा देते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने बात किया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, इलेक्टोरल सिस्टम बनाया जाता है, उसमें जो है केवल कौन भाग लेता है, तो केवल जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं या जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं। इलेक्टेड मेंबर या निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते। नॉमिनेटेड मेंबर या जो है जिसको बोलते हैं हम लोग नामांकित मनोनीत सदस्य, ये क्या करेंगे, भाग नहीं लेंगे। अब आइए देखते हैं कि भाई वो कौन से इलेक्टेड मेंबर हैं जो भाग ले रहे हैं। तो इलेक्टेड मेंबर पे अगर आप आएंगे तो इसमें पहला पॉइंट आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से लोग इलेक्टोरल सिस्टम में शामिल होंगे। तो अगर इलेक्टोरल सिस्टम में आएंगे तो संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो राज्यों की विधानसभाओं, राज्यों के विधानसभाओं या लोअर हाउस, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य और कौन शामिल होते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी, दिल्ली, पौंडीचेरी। देखिए पहले दिल्ली और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में राष्ट्रपति के इलेक्टोरल सिस्टम में शामिल होते थे, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर भी क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो वह भी अब किस रूप में शामिल होगा, यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल होगा। तो दिल्ली, पौंडीचेरी और J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या होंगे के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर। निर्वाचित सदस्य या इलेक्टेड मेंबर क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या करेंगे, भाग लेंगे। अगर आप आएंगे तो दिल्ली और पौंडीचेरी, केवल दिल्ली और पौंडीचेरी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं,
तो दिल्ली और पौंडीचेरी को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल सिस्टम में जो है कब शामिल किया गया, तो उसको जब शामिल किया गया था 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब शामिल किया गया, 1992। ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको जो है राष्ट्रपति के इलेक्टोरल सिस्टम में या निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या किया गया, इसको शामिल किया गया दिल्ली और पौंडीचेरी। अब चूंकि J&K पहले क्या था, पहले जो है एक राज्य था, तो राज्य के रूप में शामिल होता था, लेकिन अब किस रूप में शामिल होगा, अब जो है यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल होगा उसके इलेक्टोरल सिस्टम में। तो ये जो है लोग क्या होंगे, इलेक्टोरल सिस्टम के क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं, निर्वाचक मंडल के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। और यही निर्वाचक मंडल के अंतर्गत जो लोग शामिल होंगे, यह क्या करते हैं, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये वोटिंग करते हैं, ये उनके चुनाव में क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पब्लिक, जनता शामिल होगी, तो पब्लिक शामिल नहीं होगी क्योंकि ये वोट नहीं करते। कौन शामिल होगा, जनता के जो रिप्रेजेंटेटर होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटर, तो ये क्या होंगे, शामिल होंगे। उसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर भी शामिल नहीं होते। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कौन शामिल होगा, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आएंगे तो आर्टिकल 55, और आर्टिकल 55 पे अगर आप आएंगे या अनुच्छेद 55 पे आएंगे, तो अनुच्छेद 55 में जो है बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, या जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया जाता है, चुनाव कराया जाता है, वह कौन से मेथड से कराया जाता है, मेथड कौन सा है, तो तरीका कौन सा है। तो तरीका अगर आप आएंगे तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
तो ये जो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है, उस तरीके का नाम क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के माध्यम से इनका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है, या एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से इनका इलेक्शन किया जाता है। अब चूंकि इसके अंतर्गत हम लोग जो है देखेंगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चूंकि समय का आज अभाव है तो ये राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है इसमें हम लोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति के इलेक्शन पे एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग है उसके चुनाव के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसके आगे हम लोग चल रहे हैं आर्टिकल 55 के छोटे छोटे मुद्दे हैं, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए एक अलग से ही राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। थोड़ा सा राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है सबको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इलेक्शन या उनका चुनाव किया जाता है, कौन से लोग वोट करते हैं। तो वो इलेक्शंस के बारे में एक अलग से वीडियो होगा। तो 55 जो है समझ लीजिए कि चुनाव का तरीका इनका कैसा है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये जो है तरीके से उनका चुनाव कराया जाता है। तो चुनाव के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइए आर्टिकल 56। अगर अनुच्छेद 56 या आर्टिकल 56 में आएंगे तो आर्टिकल 56 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 56 में बताया गया है कि टर्म ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का कार्यकाल, क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है या राष्ट्रपति के टर्म के बारे में बताया गया है, किनका कार्यकाल कितना है। तो राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल पे आएंगे तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह पद ग्रहण करने से, पद ग्रहण अपने पद पर ग्रहण करने के दिन से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष के लिए, तो आपको ध्यान में रखना होगा जो उसका टर्म होता है, कार्यकाल होता है, वह जिस दिन अपने पद को ग्रहण करता है, जिस दिन उस पद पर बैठता है, उस दिन से जो है 5 वर्ष के लिए जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, टर्म होता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल या टर्म ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 56 में बताया गया है, अनुच्छेद 56 में बताया गया है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या सीधे आप इसको ध्यान में रखिए कि कौन से आर्टिकल में उसके कार्यकाल के बारे में या कितना वर्ष उनका कार्यकाल होता है। तो 5 वर्ष जो है उनका कार्यकाल होता है। यह बात आर्टिकल 56 में बताया गया है। आर्टिकल 56 में बताया गया है। नेक्स्ट आएंगे अगर 56(1), तो 56(1) में क्या बताया गया है? 56(1) में बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, जब वह अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा तो किसे देगा? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति। तो अगर आप आएंगे आर्टिकल 56 फर्स्ट, तो 56 फर्स्ट में आएंगे तो 56 फर्स्ट क्या कहता है? 56 फर्स्ट यह कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को सौंपता है या देता है। अगर आपसे कहा जाए कि भारत का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वह अपना जो है त्यागपत्र या रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है?
तो यह वाइस प्रेसिडेंट को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वह राष्ट्रपति को देता है। दोनों वाइस वर्सा है, इसको समझिएगा। भारत का राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। यह जो है, अगर आर्टिकल 56(1) में आएंगे तो 56(1) में यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको अपना त्यागपत्र क्या कर देता है? सौंप देता है। और अगर 56 सेकेंड में आएंगे, आर्टिकल 56 सेकेंड, तो 56 सेकेंड क्या कहता है? 56 सेकेंड यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र सौंप रहा है इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के त्यागपत्र से संबंधित सूचना या इंफॉर्मेशन, सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को दिया जाना चाहिए। तो अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र से संबंधित, जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंप रहा है? वाइस प्रेसिडेंट को सौंप रहा है, इस बात की सूचना, इस बात का इंफॉर्मेशन या सूचना किसको देना है? तो इस बात का इंफॉर्मेशन या सूचना तुरंत आपको किसको देना है? लोकसभा अध्यक्ष के पास यह सूचना होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप आएंगे अगर आर्टिकल 56 में, तो 56 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति का कार्यकाल टर्म कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 56(1) में क्या बताया गया है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है। 56 सेकेंड में क्या बताया गया है? जो भारत का राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को सौंप रहा है उसके बारे में तत्काल सूचना, तुरंत इंफॉर्मेशन किसको दिया जाना है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को दिया जाना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ बातों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 52, 53, 54, 55 एंड 56 के बारे में कंप्लीट स्टडी किया। और इससे संबंधित क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो इस मुद्दों को कॉपी कलम लेके बैठिए, सब टॉपिक को एक एक करके नोट करते चलिए, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में क्या हो? आसानी हो। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। इस टॉपिक से संबंधित अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करके आंसर क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।